हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। जी हाँ, हम कॉमर्स कर रहे हैं जो कि एएसओ की परीक्षा, उसके अलावा यूपीपीसीएल की परीक्षा और सहायक लेखाकार की परीक्षा जो कि होनी है, इन सभी के लिए हम कॉमर्स कर रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आप सभी के लिए, जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। और लगभग पूरा मैनेजमेंट, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, सारा इसमें आपके सिलेबस में दिया गया है। तो यहाँ से हम देखेंगे, प्रश्नों की प्रवृत्ति भी देखेंगे, किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो ये रही आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट की प्रक्रिया हम देखेंगे, उसके बाद हम एक एक करके मैनेजमेंट के सारे कार्य भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं वास्तव में मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट जो होता है वो निर्णय लेने की क्षमता और नेतृत्व करने की क्षमता का जो समायोजन होता है, यह आर्ट्स एवं जो साइंस है, ये दोनों का समायोजन होता है। निर्णय लेना तथा नेतृत्व करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। अब जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति निर्णय ले और वो नेतृत्व कर सके वो मैनेजमेंट हो, उसके अंदर स्किल्स भी होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी काम को करने के लिए। अब प्रबंध जो होता है, किसी चीज़ को आपको अगर मैनेजमेंट करने को दे दिया जाए तो उसमें क्या, कोई अगर आपको कुछ मैनेजमेंट करने के लिए दे रहा है तो वो क्या चाहेगा कि आप कम से कम लागत में उसको अधिक से अधिक परिणाम या अधिक से अधिक प्रॉफिट कमा के दे सकें, तभी तो आप मैनेजर कहलाएंगे। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप मैनेजर किस बात के। ठीक है, तो यही है इसमें क्या होता है, नियोक्ता जो होते हैं और कर्मचारियों को अधिकतम समृद्धता प्राप्त हो सके, यानी कि अपने आप एम्प्लॉय को भी खुश रख सकें, जिससे कि वो जनता की अच्छी से अच्छी सेवा प्राप्त कर सकें। आप सबको खुश रखेंगे तो आपका जो मैनेजमेंट का स्तर हाई माना जाएगा। यदि आपसे आप काम करा ले रहे हैं, डंडे मार के सबसे काम करा रहे हैं, वो लोग आपसे खुश नहीं हैं, तो ये एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट की स्थिति नहीं कहलाएगी। तो प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसमें कि विभिन्न कार्यों के द्वारा इस कार्य को संपादित किया जाता है। प्रबंधन की विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो प्रबंधन एक प्रक्रिया है। सबसे पहला क्या है, विशेषताओं की हम यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं एक एक स्टेप में। मैनेजमेंट की विशेषताओं की हम यहाँ पे बात करेंगे। विशेषताओं की बात हम कर लें तो पहला है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है। और मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है, इसको आप कैसे समझ सकते हैं। आपके बोर्ड पे एक चित्र बना हुआ है, हम दो चित्रों के माध्यम से इसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। देखिए प्रक्रिया कैसे होती है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैनेजमेंट कैसे होता है, जब कोई भी व्यक्ति साधन यानी कि जो सोर्स होते हैं उनका, उसके साथ साथ मानव ह्यूमन, वित्त, माल, मशीन और पद्धतियाँ, टेक्निक्स, इन सभी को एकजुट करता है और इसको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन और कंट्रोलिंग, इन सब, ये सारी क्या है, प्रबंध की प्रक्रिया हैं। यानी कि इन सारी चीज़ों को इन स्टेप से गुजरना पड़ता है। जब इन स्टेप्स से गुजार के प्रबंध ही इन सभी स्टेप को कराता है, अपने स्टाफों के माध्यम से, अपने प्लानिंग के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से कराता है और इस लक्ष्य की प्राप्ति करता है। यानी कि इन सब का समावेश करके, इन सब के माध्यम से ये जो लक्ष्य की प्राप्ति होगी, तब वही होगा आपका प्रबंध होगा। और प्रबंध की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। यहाँ पे आके प्रबंध की प्रक्रिया कंप्लीट होगी तो इससे जब आप साधन ये सारी चीज़ें लगाएंगे तो आपको उत्पादन या सेवाएं मिलेंगी, उत्पादकता मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, सूचनाएं मिलेंगी, इन्फॉर्मेशन, और स्थायित्व, स्टेबिलिटी मिलेगी व्यापार में। तो ये आपके लिए ये मैनेजमेंट का क्या हो गया, प्रोसेस हो गया है। प्रबंध प्रक्रिया ये आपके सामने हो गई, किस प्रकार से आप कार्य को कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी स्टेप में। दूसरी हम देखते हैं, प्रबंध एक मानवीय क्रिया है।
इसको आप समझ गए होंगे, सिंपल सा है। प्रबंध एक मानवीय क्रिया है का क्या तात्पर्य है? प्रबंध मानवीय क्रिया का मतलब जो मैनेजमेंट है वो मानव द्वारा किया जाता है, किसी मशीन द्वारा, किसी जानवर द्वारा नहीं किया जाता है। इसीलिए मैनेजमेंट को कहा गया है कि यह एक मानवीय प्रक्रिया है। चाहे कितना भी बड़ा स्टाफ हो, चाहे आपके कारखाने में पूरी तरह से मशीनरी ही क्यों ना हो, लेकिन उसका मैनेजमेंट जो है वो एक व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, यानी कि यह एक मानवीय क्रिया होगी। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ आपका? अगला हम देखते हैं तीसरा क्या हो जाएगा। ये सामूहिक प्रयास है या सामूहिक क्रिया है? ठीक है, अब सामूहिक क्रिया कैसे होगी? देखिए, आप कोई व्यवसाय चलाना चाहते हैं, बड़ा व्यवसाय चलाना चाह रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि सब कुछ आप ही कर लें, सारा काम आप कर लें, सब कुछ आप कर लें, तो वो आपका फिर प्रबंध की विशेषताएं होगी, लेकिन वो इंडिविजुअल होंगी। आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, सोल प्रोप्राइटर में करते हैं लोग, सेल्फ मैनेजर, बट ये एक सामूहिक प्रयास है कुल मिला के। अगर प्रबंध देखा जाए, आप बड़े बड़े व्यवसायों में मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट, यदि मैनेजर है, उसके नीचे 50 आदमी, 100 आदमी हैं, तो क्या मैनेजर खुद काम करता है? नहीं। अगर मैनेजर कितना भी बड़ा लक्ष्य रख दे या कितना भी छोटा लक्ष्य रख दे, क्या वो अगर व्यक्ति या उसके एम्प्लॉय नहीं चाहेंगे तो क्या वो लक्ष्य पूरा हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो मैनेजमेंट है, प्रबंध है, वो एक सामूहिक प्रयास है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। अब चलिए, यह एक सामाजिक प्रयास है। इसे क्यों कहते हैं? यह सामाजिक प्रयास है या सामाजिक क्रिया है, आप इसे कह सकते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति होता है वो समाज से जुड़ा होता है, कोई भी व्यक्ति समाज से अलग नहीं है। वो जो कार्य करता है उससे समाज प्रभावित होता है, और समाज के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो व्यक्ति प्रभावित होता है। तो मैनेजमेंट एक जो है सामाजिक क्रिया है, जिससे व्यक्ति प्रभावित होता है, समाज प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे किस कैसे ये है। अगला है जो मैनेजमेंट है वो अनेक कार्यों का सम्मिश्रण है। ये बताइए कि प्रबंध एक कार्य से होता है? नहीं। आपने निर्णय ले लिया, उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप कोई मटेरियल आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो क्या एक चीज़ से वो उसका प्रोडक्शन हो जाएगा? नहीं ना। उसके लिए कच्चा माल के अलावा मशीनरी चाहिए, श्रम चाहिए, और बहुत से चाहिए आपके लिए बिल्डिंग चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, तब जाके आपका कोई प्रोडक्शन हो पाता है। तो अनेक कार्यों का प्रबंध एक सम्मिश्रण होता है, अनेक कार्य इसमें होते हैं, एक कार्य से मैनेजमेंट नहीं होता है। देखिए, आपने देखा होगा किसी बड़ी कंपनी में कि वहाँ पे डिपार्टमेंटल मैनेजर होते हैं और एक जनरल मैनेजर होता है, और इसलिए इसे कहता है कि ये कहा जाता है कि अनेक कार्यों का सम्मिश्रण होता है। निश्चित। अगला क्या है हमारा? प्रबंध जब काम करता है तो वो एक निश्चित उद्देश्य को लेकर चलता है। प्रबंध अगर निश्चित उद्देश्य को लेकर नहीं चलेगा तो उसका व्यवसाय प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। हर साल एक निश्चित लक्ष्य तैयार किए जाते हैं, जो कि वो उसको लेकर चलता है और उसे पाने की कोशिश करता है। इसीलिए यदि आप लक्ष्य नहीं निर्धारित करेंगे तो आप आगे बढ़ने की संभावनाएं आपकी कम होती जाती हैं, क्योंकि आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो किसी निश्चित गोल पे काम करते हैं, उसको पाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रबंध जो है निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम करता है। आगे हम बढ़ते हैं। प्रबंध क्या है?
प्रबंध निरंतर एवं गतिशील प्रक्रिया है, ये लगातार सतत चलती रहती है, इसे सतत प्रक्रिया आप कह सकते हैं। यानी कि प्रबंध ऐसा नहीं कि आज आपने मैनेजमेंट कर लिया, वो फुर्सत हो गए, आप साल भर के लिए एक दिन आपने मैनेजमेंट कर लिया, व्यवसाय में सभी लोगों को समझा दिया, साल भर के लिए फुर्सत नहीं। समय समय पे अपने लक्ष्यों की जांच करनी पड़ेगी, कार्यों की जांच करनी पड़ेगी, स्थिति की जांच करनी पड़ेगी। यानी कि हर दिन एक मैनेजमेंट होता है, हर दिन वो प्रक्रिया शामिल होती है। जब आप किसी लक्ष्य को पूरा करते हैं तो वो एक दिन की प्रयास नहीं होता, वो दिन प्रतिदिन का, जितने दिनों में आपने इसके लिए थोड़ी सी भी कोशिश की है, वो प्रयास इसमें से शामिल होते हैं। इसलिए इसे कहा जाता है कि यह जो है निरंतर एवं गतिशील प्रक्रिया है। ठीक है, अगला समझ में आया? जी हाँ, इसको आपका ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो है प्रबंध की कुछ विशेषताएं हो गई हैं, इसको आपको ध्यान देना होगा। अब कहा जाता है कि प्रबंध जो है विज्ञान है या कला, ये बहुत सवाल है। तो अगर आपके परीक्षा में आ जाए प्रबंध विज्ञान है, कला है, विज्ञान व कला दोनों है, इनमें से कोई नहीं, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रबंध जो है वो विज्ञान और कला दोनों है। कला क्यों, किस प्रकार से, विज्ञान किस प्रकार से है? देखिए, विज्ञान ये आधुनिकतम टेक्निक का प्रयोग करता है और सफलतम प्रबंध की तकनीक को अपनाता है। और कला क्यों है? कला इस प्रकार से कोई स्थिति उत्पन्न हो गई है, कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसका अचानक संकट उत्पन्न हो गया है, तो उसको दूर करने के लिए जो अपने दिमाग से वो काम लेता है, वो एक स्किल होती है, कला होती है। वो किसी किताब में नहीं होती है। जब आप सामने देखेंगे, जब आप सामने परिस्थिति पाएंगे तो उससे लड़ेंगे, वो एक कला होती है। इस प्रकार से विज्ञान कला एवं विज्ञान दोनों है, प्रबंध एक कला व विज्ञान दोनों है। याद रख लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है कभी भी। प्रबंध कला व विज्ञान दोनों हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है। अब प्रबंध की जो है प्रक्रिया कार्य, प्रबंध प्रक्रिया कार्य क्या होते हैं, इसको भी हम इसी में देख लेते हैं, इसको रख किए बिना, जिससे कि आप लास्ट में स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से कर सकें चीज़ों को आप, जिससे कि आपको परीक्षा में बहुत ही आसानी से कार्य को किया जा सके। तो प्रबंध प्रक्रिया कार्य हम देख लेते हैं। प्रबंध आप सभी को पता है एक प्रोसेस है, यहाँ पे हमने आपको समझा दिया। अब इसको हम दूसरे माध्यम से भी इसको आपको हम समझा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रबंध की जो प्रक्रिया शुरू होती है वो प्लानिंग से शुरू होती है। प्लानिंग को हिंदी में कहते हैं नियोजन। तो प्रबंध की शुरुआत जो होती है नियोजन से होती है। नियोजन आपको करेंगे तभी प्रबंधन की शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद क्या होती हैं, जब आपने प्लानिंग कर ली तो उसके लिए क्या बनाएंगे, आपने कोई एक संगठन बनाएंगे तभी ना आप काम करेंगे। तो अगला स्टेप जो हो जाएगा संगठन, जिसे कि आप अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। ठीक है, अब संगठन आपने बना लिए, अब उसको क्या करेंगे, संगठन आपका पूरा तैयार हो गया, अब उसको आप निर्देश देंगे कि ऐसे ऐसे कार्य करो। तो अगला हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं इस प्रकार से, क्योंकि जिसे आप डायरेक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अगला जो प्रबंध की प्रक्रिया में ये हमारा एक अगला कार्य हो जाता है। आगे हम बात करते हैं, जब निर्देशन हो गया तो अब आप क्या करेंगे, कर्मचारी अब काम करते करते बीच बीच में ऊब जाते हैं, तो जिसे आप क्या करेंगे, अभिप्रेरण करेंगे। अभिप्रेरण का क्या मतलब होगा, मोटिवेट करेंगे आप कर्मचारियों को। ठीक है, मोटिवेट आप कर्मचारियों को क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, जिससे कि वो अपने काम को, लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। उसके बाद अगला होगा आपका नियंत्रण, कंट्रोलिंग। ठीक है, ये सारी क्या है, प्रबंध की प्रक्रिया है।
इस प्रकार से आपका मैनेजमेंट काम करता है। अब इसको कुछ लोग इसमें एक दो चीज़ें और जोड़ देते हैं, आप भी जोड़ सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, लेकिन ये जो मेन स्टेप होते हैं ये होते हैं, इसी के थ्रू आपका पूरा मैनेजमेंट जो होता है वो घूमता रहता है और इसी में होता है। तो ये आपके हो गए। प्रबंध के कार्यों की हम बात करते हैं तो प्रबंध के कार्य को सबसे पहले देख लेते हैं हेनरी फेयोल ने कितने भागों में बांटा है। कई विद्वानों ने बांटा है, परीक्षा में पूछ लेता है, विभिन्न विद्वानों के मत पूछ लेता है कि कितने भागों में बांटे गए हैं, ये अक्सर परीक्षा में हो आता है। तो हेनरी फेयोल ने प्रबंध को, मैनेजमेंट को 5 भागों में बांटा है। किन किन का 5 भागों में बांटा है देखिए, इनका तो POCCC में इन्होंने बांटा है, POCCC। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, P से आपका हो जाएगा प्लानिंग, जिसे कि आप हिंदी में क्या कहते हैं, नियोजन कहते हैं। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन, ओ से क्या हो जाएगा आपका ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। तो दूसरा कार्य जो है इनके हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। अब CCC से, एक C से क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। फिर एक और C से आपका क्या हो जाएगा, आपको कंट्रोलिंग हो जाएगा। देखिए परीक्षा में पूछेगा आपसे कि हेनरी फेयोल के 5 कार्य बताइए, तो ये आपको बताना पड़ेगा। आप इसको 5 कभी कभी ऑप्शन में देगा कि निम्नलिखित में से फेयोल के कार्यों में से नहीं है, तो कोई भी दे देगा, जो नहीं रहेगा फिर आप यहाँ पे भौचक्के रह जाएंगे। इसलिए इसको थोड़ा सा प्रश्न बनने की संभावना यहाँ से बहुत ज़्यादा होती है और रहेगी आपके परीक्षा में, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा हो गया। एक C हमारा बच रहा है, एक C से क्या हो जाएगा हमारा, कमांडिंग। तो ये हमारे हेनरी फेयोल के 5 कार्य हो गए। क्या हो गए, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, आपका कंट्रोलिंग हो गया और कम्युनिकेशन हो गया। हमें यहाँ पे आपका हेनरी फेयोल हो गए जिनके कि 5 कार्य थे। अब यहाँ पे एक और जो विद्वान है यहाँ पे जिनके बारे में ही पूछता है, तो आपको याद रखना है लूथर एवं मलिक। लूथर एवं मलिक ने 7 प्रकार के कार्यों में विभाजित किया है। सात प्रकार के कार्यों में लूथर मलिक ने विभाजित किया है। किस किस कार्यों में इन्होंने विभाजित किया है ये भी आप देख लीजिए। ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग। ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग के अलावा अगर हम बात करते हैं लूथर मलिक के कार्यों का, तो डायरेक्टिंग हो जाएगा। पहला प्लानिंग होगा, पहला प्लानिंग सब में होगा, प्लानिंग। प्लानिंग हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं इनके में कोऑर्डिनेशन भी इन्होंने एक कार्य बताया है। इसके अलावा क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग को हिंदी में प्रतिवेदन कहते हैं, रिपोर्टिंग। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे तो इन्होंने किस एक बजटिंग के रूप में डिवाइड किया है। तो ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, प्लानिंग, उसके अलावा कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, बजटिंग। यहाँ पे डायरेक्टिंग हमने नहीं लिखा है। तो इस प्रकार से इन्होंने 7 भागों में विभाजित किया है। जॉर्ज टेरी एक विद्वान थे जिन्होंने मैनेजमेंट को 4 प्रकार के कार्यों में विभाजित किया है। तो जॉर्ज टेरी आप याद रखिएगा, जॉर्ज टेरी 4 भागों में इन्होंने
क्या है, प्लानिंग है। प्लानिंग के बाद क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने। उसके बाद क्या है, मोटिवेशन और कंट्रोलिंग। इस 4 कार्यों में इन्होंने विभाजित किया है। तो ये मैनेजमेंट का पूरा खांचा था, जिसको कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब देख लेते हैं मैनेजमेंट के कार्य, अब विस्तार से हम देखेंगे यहाँ पे। पहले हम एक छोटा सा ढांचा तैयार कर लेते हैं मैनेजमेंट के कार्यों का, कि कौन से मुख्य कार्य हैं और कौन से गौण कार्य, सहायक कार्य हैं, इसकी हम बात कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे इसी स्टेप में आगे बढ़ेंगे और एक एक टॉपिक लेके हम आगे बढ़ते जाएंगे यहाँ पे। तो चलिए हम इसको रफ कर देते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। प्रबंध के मुख्य कार्यों की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, मेन फंक्शन एंड अदर फंक्शन। गौण कार्य, अन्य कार्य। ठीक है, मुख्य कार्य में आप सभी को पता है, बेसिक जो होता है आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसे आप प्लानिंग या पूर्वानुमान कहते हैं। सबसे पहला कार्य क्या हो जाता है, शुरुआत मुख्य कार्यों की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य कार्य आपका प्लानिंग होता है। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पे, तो दूसरा होता है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा कार्य होता है स्टाफिंग। तो पहला हमारा जो मुख्य कार्य होता है वो संगठन होता है, दूसरा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, तीसरा स्टाफिंग होता है, चौथा क्या होता है, निर्देशन होता है, जिसे कि डायरेक्शन आप बोल सकते हैं। पांचवा आपका क्या हो जाएगा, अभिप्रेरण, जिसे कि आप मोटिवेशन कहते हैं इंग्लिश में, अभिप्रेरण हो जाएगा। अगले यहाँ पे हमारे 3, 2, 5 कार्य हो गए हैं प्रमुख रूप से। क्या हो गया, नियोजन हो गया, संगठन, स्टाफिंग, डायरेक्शन और मोटिवेशन। उसके बाद क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन जिसे आप कहते हैं, समन्वय जिसे आप कहते हैं। उसके बाद हमारा अंतिम कार्य जो हो जाएगा यहाँ पे, नियंत्रण। कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल यहाँ पे हो गया। तो ये मैनेजमेंट के मुख्य कार्यों में से 7 मुख्य कार्य जो है मैनेजमेंट के हैं, जो कि माने जाते हैं। इसको आप अंग्रेजी में लिखना चाहें, प्लानिंग एंड फॉरकास्टिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाफिंग है, डायरेक्शन है, मोटिवेशन है, कोऑर्डिनेशन है और कंट्रोलिंग है। तो ये हमारे मुख्य कार्य हो गए हैं। ठीक है, अब अगला कार्य हम सहायक कार्य या गौण कार्यों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले होता है निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग।
मैनेजमेंट को निर्णय लेना एक महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है, क्योंकि हर जगह एक मैनेजर को निर्णय लेने होता है। उसके बाद संप्रेषण, जिसे कि आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हर एक विभाग से दूसरे विभाग, एक इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री पे होता रहता है। अगला है शोध कार्य यानी कि रिसर्च। प्रत्येक व्यवसाय चाहता है कि वो नए नए प्रोडक्ट लाए, जिससे कि मार्केट में जो है सिर्फ प्रोडक्ट से ही नहीं नए मार्केटों की खोज करना, अधिक कम लागत में अधिक उत्पादन करना, ये सारे शोध कार्य में ये भी शामिल किए जाते हैं। इनोवेशन, जिसे आप नवाचार कहते हैं, इनोवेशन अंग्रेजी में आप लिख सकते हैं। इनोवेशन हो गया यानी कि नवाचार हो गया। उसके बाद हमारा होता है प्रतिनिधित्व, जिसे कि आप लीडरशिप कह सकते हैं। तो ये मैनेजमेंट के प्रमुख कार्य हो गए हैं। अब हम एक एक कार्य लेके ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में एक एक टॉपिक अलग से दिया हुआ है। इन सब की हम विस्तार से चर्चा हम अपनी अगले वीडियो से करेंगे। पहले प्लानिंग होगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर संगठन, फिर डायरेक्शन, फिर मोटिवेशन, सारे कार्य एक क्रम से होंगे। तो ये रही आपके लिए वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।